Hello everyone, good morning all of you, and once again you all are welcome to the online classes for social science history, and this is Rehabam, and we have already covered the chapter French Revolution और हमने ऑलरेडी इस अध्याय को पढ़ा है. सो टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू हैव ए रिकैपिचुलेशन, मतलब हम जो टॉपिक्स इस अध्याय में हमने पढ़ा है उसको एक बार हम उसको रिवाइज करेंगे जो हमने पढ़ा, और जस्ट विल हैव ए ग्लिम्स ऑफ रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर टॉपिक बाय टॉपिक. देर आर 6 टॉपिक्स इन दिस चैप्टर और करीब 6 मेन टॉपिक हैं इस अध्याय में, एंड देर आर many subtopics also in this chapter, but today we are, as the last class of this chapter, we are just going to have recapitulation, or we recapitulate the topics that we discussed in this chapter. And first of all, we studied French society during the late 18th century. तो 18 शताब्दी में हमने पढ़ा वह फ्रांसीसी समुदाय या फ्रांसीसी जो समाज कैसे थे. फिर हमने वहाँ पर देखा 3 प्रकार के वहाँ पर लोग थे, मतलब वहाँ के लोगों को 3 कैटेगरी में विभाजित किया गया था. हम डायग्राम में देख सकते हैं इसमें द फर्स्ट स्टेट क्लर्जी, सेकेंड स्टेट नोबलिटी एंड थर्ड स्टेट द कॉमन पीपल. तो हम देखते हैं वहाँ पर सबसे पहली बात, इट वाज रूल्ड बाय एब्सोल्यूट मोनार्क, और वहाँ पर हम देखते हैं राजतंत्र था और राजा के द्वारा शासन किया हुआ था फ्रांस. और हमने देखा वहाँ 3 कैटेगरी के लोग हुआ करते थे. क्लर्जी, विशेष करके क्लर्जी लोग चर्च के लोग थे, पादरी वर्ग, और दूसरा नोबिलिटी, कुलीन वर्ग कहते हैं जिसको हम राजघराने से जो लोग संबंधित रखते हैं. और थर्ड स्टेट में जैसे हम पढ़ सकते हैं इसमें बड़े बिजनेसमैन, सौदागर, व्यापारी, और जो लॉयर्स हैं, किसान हैं, कारीगर लोग हैं, छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं, लैंडलेस लेबर, सर्वेंट्स, ये सारे लोग आते थे और हमने इनके बारे में देखा. और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, हमने ये देखा कि ये पहले 2 कैटेगरी जो है फर्स्ट स्टेट के क्लर्जी और नोबिलिटी, ये लोग सरकार को टैक्स पे नहीं करते थे, सिर्फ थर्ड स्टेट के लोग टैक्स पे करते थे. और ये वहाँ का बहुत एक महत्वपूर्ण कारण था वहाँ पर क्रांति होने का. तो ये टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया. फिर दूसरा टॉपिक, ये इसका सब टॉपिक है और ये भी सब टॉपिक है. और दूसरा टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था उस अध्याय में, और ये था द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, क्रांति की शुरुआत. तो इसमें भी हमने विशेष करके अध्ययन किया था, और शुरुआत ऐसे हुई कि राजा ने वहाँ पर टैक्स बढ़ा दिया. लुइस 16 ने टैक्स बढ़ाया, और इस टैक्स बढ़ाने से लोग वहाँ पर उससे खुश नहीं थे. और टैक्स बढ़ाने के लिए एक नियम था, इस टॉपिक में हमने पढ़ा. एक नियम ये था कि राजा तीनों कैटेगरी के लोगों से उम्मीदवारों को बुलाते थे, रिप्रेजेंटेटिव्स बुलाए जाते थे, और वो लोग तय करते थे टैक्स बढ़ाना. राजा अकेले टैक्स नहीं बढ़ा सकता था, वो हमने देखा उसमें क्लर्जी में से 300 रिप्रेजेंटेटिव थे और नोबिलिटी में से 300 रिप्रेजेंटेटिव थे, लेकिन थर्ड स्टेट जो कॉमन पीपल थे और उनमें से 600 रिप्रेजेंटेटिव थे. फिर हमने देखा ये 600 रिप्रेजेंटेटिव राजा के उस बात से खुश नहीं हुए, क्योंकि वहाँ पर हमने देखा वहाँ पर एक नियम था, तीनों कैटेगरी में एक एक वोट होता था. तो एक एक वोट होगा तो नोबिलिटी और क्लर्जी हो तो ज़रूर जीत जाएंगे, लेकिन थर्ड स्टेट के लोगों ने ये मांग किया सबका एक एक वोट होना चाहिए. ये एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है, लोकतांत्रिक सिद्धांत है, लेकिन राजा ने इसको मना कर दिया. इसीलिए वहाँ से 600 जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उम्मीदवार थे थर्ड स्टेट से, वो लोग वहाँ से मीटिंग से निकल गए, और वो लोग जाके वर्सेल्स के एक टेनिस कोर्ट में हमने देखा वो लोग इकट्ठे हुए, और वहाँ पर उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित किया, मतलब फ्रांस में बनी हुई नई सरकार. फिर हमने देखा वहाँ पर एक सरकार की शुरुआत होती है, और हमने देखा उनको लीड करने वाले 2 व्यक्ति थे, मिराबियो थे और एबिसियस थे. और ये देखा हमने फिर धीरे धीरे जाके कैसे फ्रांस 1791 में हमने देखा उन्होंने एक संविधान बनाई. ये हम देख सकते हैं इस टॉपिक में. इन 1791 दे कंप्लीटेड ए कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिक्लेयर दैट फ्रांस इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, संविधानिक राजतंत्र करके. लेकिन धीरे धीरे जाके फिर हमने देखा इसी टॉपिक में, और ये टॉपिक में हमने अध्ययन किया, इन्होंने नया संविधान बनाया, लेकिन उसके दौरान इन्होंने अधिकार सिर्फ पुरुषों को दिया, महिलाओं को नहीं दी. और वहाँ पर वोट देने का अधिकार सिर्फ
उन लोगों को मिला जो 25 साल से ऊपर थे और जो 3 दिन के मजदूरी के बराबर टैक्स पे करते थे। फिर हमने देखा फ्रांस एबोलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स ए रिपब्लिक, और धीरे से वो सरकार जाके फिर क्या होता है, पूरी तरह एक रिपब्लिक, एक गणतंत्र बन जाता है। वहाँ पर राजा सिस्टम को ही हटा दिया जाता है। और नेशनल असेंबली के अंदर ही हमने देखा जैसे राजा अपने जो पड़ोसी देश से उनसे बातचीत कर रहा था कि वहाँ के नेशनल असेंबली पर वो आक्रमण करेंगे, उनसे वो समझौता कर रहा था, लेकिन ये नेशनल असेंबली को उससे पहले ही शायद पता चला हो और उन्होंने उन देशों के खिलाफ लड़ाई घोषणा कर दी, और वो था प्रूशिया। एक राजा हम यहाँ पर देखते हैं, सॉरी एक राज्य, प्रूशिया के खिलाफ उन्होंने लड़ाई घोषणा कर दिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो ये हमने देख लिया। तो धीरे धीरे जाकर इसी टॉपिक्स में हम देखते हैं विशेष करके एक ऐसे मिडिल क्लास के वर्ग, नए प्रकार के लोग जो उभर के आए और उन्होंने एक क्लब का फॉर्म किया। जैसे हम जानते हैं उस क्लब का नाम जैकोबिन क्लब। और जैकोबिन ये जो क्लब, यहाँ के जो लोग थे इस प्रकार के पोशाक वो पहनते थे, क्योंकि विशेष करके पहले फ्रांस में जो पहना जाता था वो घुटने तक पहना जाता था, लेकिन ये लोग अपने आप को अलग करने के लिए, ये लोग जैसे डॉक वर्कर्स, शिप में काम करने वाले लोग होते थे, उस प्रकार पहनने लगे। और इनको सेंट क्लूटोस कहा जाता है, मतलब विदाउट नी ब्रीचेस, ये घुटने तक नहीं पहनते। तो इन लोगों का समूह मिलकर वहाँ पर सरकार बना दूसरा। तो पहला सरकार कौन सा था हमने देखा, राजा का सरकार था। फिर नेशनल असेंबली बना 1791 में। फिर हम देखते हैं सरकार बनी कन्वेंशन की। कन्वेंशन का सरकार मतलब मैक्सिमिलियन रॉस्पियर वहाँ का मुख्य व्यक्ति बना। फिर हमने देखा मैक्सिमिलियन रॉस्पियर के द्वारा वहाँ पर एक शासन हुआ जिसको हम कहते हैं आतंक का शासन। जो उनके खिलाफ बोलते थे उनको वो ग्लूटाइन कर देता था, उनके सिर धड़ से अलग कर देता था। इस प्रकार की सज़ा उनको मिलती थी। हालांकि मैक्सिमिलियन रॉस्पियर ने वहाँ पर समानता बनाने की कोशिश की, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई अमीर, कोई गरीब नहीं। जैसे नेशनल असेंबली के अंदर हमने ये देखा था कि सबको वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन यहाँ पर सबको वोट देने का अधिकार दे दिया, लेकिन पुरुषों को सबको वोट देने का अधिकार दे दिया, लेकिन महिलाओं को फिर भी नहीं था। तो मैक्सिमिलियन का जो सरकार है वो चला विशेष करके 1793 टू 1794 तक, और उसके बाद वो सरकार भी लड़खड़ा गया। और उसके बाद वहाँ पर एक सरकार आती है, हम देखते हैं डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। 2 विधान परिषद का निर्णय किया गया, यहाँ पर तय किया गया, और वो विधान परिषद 5 डायरेक्टर्स को चुनते थे और वो सरकार के तौर पे थे। फिर हमने देखा 2 विधान परिषद के बीच में और ये डायरेक्टर्स के बीच में अक्सर क्लैश होता था, लड़ाई होता था, और ये सरकार भी टूट गया जाके। और वहाँ की राजनीतिक जो अस्थिरता रही और उसकी वजह से सैनिक तानाशाही नेपोलियन को आने का मौका मिला, और फिर वहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट आ गए 1804। फिर हमने देखा डिड वुमेन हैव ए रेवोल्यूशन, वहाँ की महिलाएं भी रेवोल्यूशन किया, वो लोग भी अपने अधिकार पाने के लिए वहाँ पर क्रांति की, क्योंकि 1791 में जो संविधान बना था उस संविधान के अनुसार महिलाओं को पैसिव सिटीजन, निष्क्रिय नागरिक बनाया गया था। तो उसके लिए उन्होंने लड़ाई की, लेकिन क्या हुआ, मैक्सिमिलियन रॉस्पियर ने काफ़ी विद्रोह किया, उनको सारे क्लब्स को बंद करा दिए थे। लेकिन फिर हमने देखा महिलाओं को वहाँ ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिला, और वे लोग भी अपने अपने पॉलिटिकल क्लब का स्थापना किया। उनमें से एक बहुत ही जो जाना माना पॉलिटिकल क्लब था वो द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। तो महिलाएं भी वहाँ पर क्रांति की। हालांकि जब लड़ाई के लिए पुरुष लोग जाते थे तो महिलाएं क्या करते थे, घर बार संभालते थे, बच्चों को संभालते थे। तो महिलाएं भी वहाँ पर आंदोलन में या क्रांति में वो लोग भी एक्टिव थे। तो ये हमने अध्ययन किया। फिर हमने देखा फ्रांस में दास प्रथा था, और वहाँ के दास प्रथा को हमने देखा है हटा दिया गया। हालांकि मैक्सिमिलियन रॉस्पियर ने दास प्रथा को पूरी तरीके से हटा दिया था कुछ समय के लिए, लेकिन फिर हम देखते हैं जब नेपोलियन बोनापार्ट 1804 में वहाँ का शासक बना, वहाँ का तानाशाह बना, तो वो दोबारा उसको लेके आए, क्योंकि बड़े बड़े बिजनेसमैन को उनको खुश करना था। तो नेपोलियन बोनापार्ट दोबारा वहाँ पर दासत्व प्रथा को ले आया। दासत्व प्रथा विशेष करके हम जानते हैं यूरोप, अमेरिका और ये फ्रांस के बीच में होता था, और इसको ट्रायंगुलर
स्लेव ट्रेड भी कहा जाता था। यूरोप अफ्रीका और अमेरिका के बीच में ये होता था। फिर आखिरी में हमने पढ़ा द रेवोल्यूशन इन एवरीडे लाइफ, और वहाँ की क्रांति और लोगों की दैनंदिन जीवन। तो जैसे क्रांति हुई और उन बातों को लोग अपने अपने जीवन में लेके रोज़ चलने लगे, जैसे स्वतंत्रता, समानता और ये सारे बातें। और फिर हमने देखा वहाँ के लोगों को आज़ादी मिली, वो लोग जो चाहे वो छापने लगे। इसका मतलब अपने मन के विचारों को प्रकट वो करने लगे। वहाँ पर अपने मन के विचारों को लोग प्रकट करने लगे। फिर आखिरी में हमने देखा नेपोलियन वहाँ का सम्राट बन के वो क्या करता है, अपने मनमानी करता है। और फिर अलग अलग प्रकार के, हालांकि कुछ सुधार के लिए उन्होंने वहाँ पर कार्य ज़रूर किया, जैसे इक्वल मेजर्स एंड वेट्स। बाद में 1815 में वो नेपोलियन वहाँ हार जाता है। हम देखते हैं वाटरलू के लड़ाई में वो हार जाता है। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, हमने देखा जो विचारधारा था फ्रांस के क्रांति का, वो क्या था? स्वतंत्रता, इससे पहले हमने पढ़ा समानता और भाईचारा। ये तीनों जो बेसिक आइडियल्स हैं या तो प्रिंसिपल्स हैं, फ्रांस में भी और यूरोप के बाकी देशों में भी फैलने लगे और लोग इससे ज़्यादा बहुत प्रोत्साहित हुए और वो लोग भी क्रांति करने लगे राजा के शासन से छुटकारा पाने के लिए। और ऐसे विचारधारा के जो पालन करने वाले हमारे इंडिया के भी दो लोग रहे हैं। हमने देखा टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन रॉय। तो यहाँ पर इस अध्याय की समापन होती है और हम देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से वो लोग लोकतंत्र के लिए आगे बढ़ते हैं। तो ओनली दिस मच फॉर टुडे, एंड इन द नेक्स्ट lesson most probably, if God willing, we'll discuss from democracy. Until then, all of you have a nice day.